स्क्रीन विजिबल है? कीर्ति जी का वीडियो ऑन है, प्लीज थम्स अप करके बता दें स्क्रीन यदि विजिबल है तो। ओके, यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, तो शुरुआत हम करते हैं बंध से। तो आप सभी ने ये बंध पढ़े हुए हैं। 3 तरह के बंध होते हैं, जिन्हें एनर्जी लॉक्स भी कहते हैं, बॉडी लॉक्स भी कहते हैं, त्रिबंध भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 कौन कौन से बंध हैं? मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो जो मूल बंध है वो इस पेल्विक रीजन में लगता है। उड्डयन बंध जो है वो नेवल के रीजन में लगता है। ये और जालंधर बंध जो है वो नेक रीजन में लगता है। कि जैसे इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है, ये मूल बंध है तो ये पूरे पेल्विक रीजन के मसल्स को कवर करता है। उड्डयन बंध नेवल और उसके आसपास, जालंधर बंध नेक पोर्शन और उसके आसपास के एरिया को कवर करता है। और ये जो बंध हैं, इनकी खासियत क्या होती है कि ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जहां पर भी ये बॉडी लॉक्स की जाती हैं, तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक तो एक्सरसाइज कराता है, दूसरा उनके फंक्शंस को नॉर्मल बनाता है ये। ठीक है, तो जो मुद्राओं और बंध की ये जो शिक्षा है, ये ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को ये दी हुई थी। और ऐसा बोला था कि ये जो शिक्षा है ये सभी के लिए सहज और सुलभ नहीं है, और कुछ खास ये प्रक्रियाएं हैं जो कि बहुत पहले गुप्त होती थी। और इन प्रक्रियाओं में जिस स्थान पर बॉडी लॉक होती है या बंध लगता है, वहां की एनर्जी जो है वो काफी तेज, या उसका एनर्जी जो है वो रेगुलेट हो जाती है, और एनर्जी इम्प्रूव भी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे अ, ये दो तीनों बंध हैं जो अलग अलग आपको बताए गए हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था। और जब ये तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो वो महाबंध की पोजीशन में आता है। फर्स्ट, जालंधर बंध। हम मूल बंध से शुरू करते हैं। मूल बंध, ठीक है। तो मूल बंध में जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है, इसका मेन एरिया जो ये रेड पॉइंट दिख रहा है यहाँ रहता है, मतलब जस्ट एनस के पीछे ये एरिया मूल बंध के लिए होता है। इसको रूट लॉक भी बोलते हैं। और जब ये बंध लगाया जाता है तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो एड़ी होती है, हील होती है, उससे एनस का जो रीजन है उसे पुश किया जाता है। और जब उस हील का दबाव उस एनस वाले एरिया पर पड़ता है तो ये बंध लगता है। और इस बंध को लगाने से ऐसा कहा जाता है कि जो वृद्ध अवस्था होती है वो नहीं आती है, मतलब एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो मूल बंध है ये किस तरह से लगाते हैं। तो इसमें इसकी 2-3 स्थितियां होती हैं, जैसे घेरण्य संहिता में इसकी 3 स्थितियां बताई हैं। पहली स्थिति मैं इससे बुक से ही आपको बता रही हूँ, फिर हम उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो इसकी जो आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए, विजिबल हो गया है, करंट चला गया है।
प्रियंका जी, स्क्रीन और वॉइस आ रही है क्या? एक बार आप बताएं, क्योंकि करंट गया हुआ है एक्चुअली। आ गई आ गई। यस, ओके, चलिए। आ रही है मैम। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है आपको? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है, आपकी आवाज आ रही है बस। नहीं ओके, विजिबल है। एक सेकंड, मैं फिर से उसको शेयर करती हूँ, है ना? वो शायद उसकी शेयरिंग हट गई होगी। मैं एक बार, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं शेयर करती हूँ, फिर विजिबल हो जाएगी। अभी विजिबल है? जी मैम, हाँ जी मैम, आ रही है। ये पहले भी विजिबल थी, अभी भी आ रही है। अच्छा, आ रही है अभी, ओके। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आप मुझे बस 1 सेकंड का और समय दीजिएगा प्लीज। चलिए, तो मूल बंध को हम देख रहे थे। तो मूल बंध में सबसे पहले तो इसके लिए आसन चूज करना है, तो इसके लिए मोस्टली सिद्धासन चूज किया जाता है। जब ध्यान आसन हम पढ़ेंगे तो उसमें ध्यानात्मक आसन होते हैं, तो उसमें एक आसन सिद्धासन होता है। अब इसके बाद सबसे पहले सिद्धासन की पोजीशन में बैठेंगे। ये जो पिक्चर्स है इसमें भी सिद्धासन लगाया हुआ है, आप देखें, पैरों की स्थिति, आंखें बंद, पूरी बॉडी को रिलैक्स्ड करेंगे और उसके बाद ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल सहज बना लेंगे। फिर उसके बाद जो अवेयरनेस है उसको एनस रीजन पर लेकर आएंगे और धीरे धीरे इन पूरे जो फ्लोर मसल्स होते हैं, फ्लोर मसल्स का मतलब होता है कि जैसे अभी आप जहां भी बैठे हुए हैं, तो वो मसल्स जो आपके, अगर आप फ्लोर पर बैठे हैं तो फ्लोर के टच में हैं, या मान लीजिए चेयर पर बैठे हुए हैं तो चेयर के टच में हैं, तो वो सबसे निचले मसल्स जो बैठने पर सरफेस के टच में आते हैं, वो फ्लोर मसल्स होते हैं। तो ये सारे फ्लोर मसल्स को ऊपर की ओर खींचेंगे और उन्हें बार बार एक लयबद्ध तरीके से, एक रिदमिक वे में, फिर ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है कि जैसे मॉर्निंग जब हमको कॉल्स रहते हैं और हम उनको अपने फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके और उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये बिल्कुल वही एक्सरसाइज है। तो जो पहली स्थिति है उसमें इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। ये ये करते हैं कि जिससे कि जो फ्लोर मसल्स है उन मसल्स पर साधक का कंट्रोल हो जाए। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं और फिर उसी पोजीशन में उनको होल्ड करके रखते हैं। लेकिन ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल होती है और इसमें लंग्स ब्रीदिंग होती है मोस्टली, क्योंकि अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे जब हम प्राणायाम पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें लंग्स ब्रीदिंग नॉर्मल होती रहती है और ये सारे फ्लोर मसल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की ओर खींच के और होल्ड करते हैं। और जब बार बार ये पोजीशन करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, चूंकि हम अपनी पूरी अवेयरनेस, साधक अपनी अवेयरनेस को कहाँ रखता है, वो फ्लोर मसल्स पे। तो वो अवेयरनेस एक पॉइंट पर इकट्ठे होते हुए, ये जो रेड आपको पॉइंट दिख रहा है, केवल यहीं पर एहसास रह जाता है उस कॉन्ट्रैक्शन का, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस का। और जब थर्ड स्टेज पे आते हैं तो थर्ड स्टेज में डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल, और उसके बाद उसको रोक के रखते हैं। ठीक है, डीप इनहेल किया, उसको रोका और फिर फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और इसमें ब्रेथ को भी होल्ड करते हैं और इस बंद को लगाए रखते हैं। और फिर जब
इस बंध को, बॉडी लॉक को खोलते हैं तो उस समय धीरे धीरे एक्सेल करते हुए इस बॉडी लॉक्स को खोलते हैं। तो ये एक्सेल के साथ तो ये बॉडी लॉक लगाना बहुत इजी होता है, लेकिन विद इनहेल ये बॉडी लॉक लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जब तक थर्ड स्टेज पे आते हैं, तो चूंकि मसल्स पे आपका कंट्रोल हो चुका होता है साधक का, तो वो इजीली इसे कर सकता है। अब इसमें जैसे कि आप लोग को बताया कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस इसमें पूरी तरह से ये जो रेड पॉइंट्स है एनएस के जस्ट पीछे, वहां पर होगी। इसके बेनिफिट क्या-क्या होंगे? तो इसके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर इसके बेनिफिट होते हैं। पेल्विक के जितने भी नर्व्स होते हैं, उन सबको ये स्टिमुलेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के फंक्शन को बैलेंस और प्रॉपर करता है, दोनों को हेल्दी बना के रखता है। और इसमें चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन पर भी प्रेशर रहता है, एनर्जी उसकी रेगुलेट होती है। तो इस एक्सरसाइज से जिसको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। इसके अलावा किसी भी तरह का अल्सर होता है या किसी तरह के इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें ये सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरह से ठीक होती हैं। और चूंकि ये एनर्जी लॉक होती है और एनर्जी को हम इसमें स्टिमुलेट भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं और उसके फ्लो को कंटिन्यू भी करते हैं। तो बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं जो कि कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। वो जो डिजीज होती हैं वो इससे कंट्रोल भी होती हैं और ठीक भी होती हैं। तो इस तरह से इन डिजीजों में फायदा मिलता है। और इसमें चूंकि बहुत सारी इस एरिया में ग्लैंड होती हैं, तो वो ग्लैंड्स के हार्मोन्स जो है उनका सीक्रेशन बैलेंस होता है। इसके साथ-साथ इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ब्रेन तक जाते हैं। और इस एक्सरसाइज़ से चूँकि इसमें हम ब्रीदिंग को भी होल्ड कर रहे हैं और फिर उसको फिर बाद में रिलीज़ कर रहे हैं, तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस इन लोगों के लिए भी, इन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ होती है। अब ये जब एक्सरसाइज़ करते हैं मूल बंध, तो इसमें जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र होता है, उस पर बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्ट होता है। इन दोनों चक्र की जो एनर्जी होती है, वो रेगुलेट होती है। और कई बार एक जब हम ये करते हैं एक्सरसाइज़ कोई भी साधक, तो उसको एक फीलिंग का एहसास होता है, जैसे बहुत इरिटेशन हो रहा है एनस वाले पोर्शन में, या कई बार ऐसा होता है कि उसमें एक स्टिमुलेशन फ़ील होता है। तो वो भी कई बार साधक को फ़ील होता है, लेकिन धीरे-धीरे जब वो इसको कंटिन्यूएशन में करता जाता है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। फिर जितने भी नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से से निकल के पैर में या बॉडी के निचले हिस्सों में जाते हैं, वो सारे ठीक होते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं, वो सारी भी ठीक होती हैं। पर्टिकुलर उन सारी नर्व्स को ये स्टिमुलेट करता है। इसका अभ्यास ऐसा बोलते हैं कि एकांत में और मौन व्रत धारण करके ही करना चाहिए। क्योंकि जब आप एकांत में और मौन व्रत धारण करेंगे, तभी आप अपने आप को अंदर से जोड़ पाएँगे। और इससे मन शांत होता है, इंद्रियों पर कंट्रोल होता है और इसका अभ्यास थोड़ा-सा यत्नपूर्वक, मतलब बलपूर्वक किया जाता है। इसीलिए इसको हठ योग में रखा गया है। क्योंकि जब तक इसमें आप थोड़ा-सा स्ट्रेंथ लगा के, थोड़ी-सी ताकत लगा के जब तक फ्लोर मसल्स को ऊपर खींच के रोकेंगे, तो उसमें आप देखेंगे आपको थोड़ी-सी शक्ति उसमें यूज़ करनी पड़ती है। ये जो बंध है, इनको 1 से 2 मिनट तक कम से कम करना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत में 1-2 मिनट का प्रैक्टिस कर पाए साधक, वो संभव नहीं होता है। तो धीरे-धीरे करके उसको समय का जो है समय सीमा को बढ़ाना चाहिए और 1 से 2 मिनट तक रोकने का कोशिश करना चाहिए। और इसके बाद
ये जब अभ्यास करते हैं तो चूंकि इसी जगह पर मूलाधार चक्र स्टिमुलेट होता है और मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी स्थित होती है, तो इसका प्रभाव कुंडलिनी पर भी पड़ता है और ये जो कुंडली जागरण होता है उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण उसका कुंडली जागरण के लिए अभ्यास माना जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि नेक रीजन में लगता है, गले वाले हिस्से में जालंधर बंध लगता है। और इसमें जो नेक मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और जो चिन होती है उसको फॉरवर्ड बेंड करके और इस नेक लॉक को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। जालंधर बंध में ऐसा बोलते हैं कि ये मृत्यु को भी जीत लेता है और जब ये बंध सिद्ध हो जाता है तो योगियों को बहुत सारी सिद्धि प्राप्त होती है। अब इस बंध को भी जब करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ध्यानात्मक आसन में करते हैं। ज्यादातर सिद्धासन में प्रेफर किया जाता है क्योंकि सिद्धासन बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें आराम से सिद्धासन में या ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं साधक। दोनों हाथों को नी पर रखता है, आंखें बंद करके कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करता है और धीमी गहरी लंबी सांस को भीतर रोकते हुए मतलब इनहेल करते हुए ये बंद किया जाता है। और जब धीमी गहरी लंबी सांस लेके अंदर ब्रेथ को होल्ड करते हैं और धीरे धीरे चिन को फॉरवर्ड बेंड करते हुए उस नेक को लॉक कर देते हैं, तो ये जो अंदर पूरे नेक रीजन की एनर्जी होती है ये लॉक हो जाती है। और इसको बाह्य कुंभक के साथ भी किया जा सकता है, जैसे हम ये इनहेल करते हुए साधक कर सकता है या एक्सेल करते हुए भी इस बंध को किया जा सकता है, लेकिन जितनी देर तक बंध लगाते हैं तब तक ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना होता है, चाहे वो इनहेल करके करें चाहे एक्सेल करके करें। और इस बंध में मुद्राओं का भी इफेक्ट होता है, इसमें जो हस्त मुद्राएं होती हैं उसको यूज करके भी ये बंध किया जाता है। और इस बंध से ऐसा माना जाता है कि शरीर की जो कार्य प्रणालियां होती हैं, जो मुख्य अंग होते हैं, वो सारे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और सुचारू रूप से अपना काम करते हैं, क्योंकि जो कंठ प्रदेश होता है वहीं से स्पाइन शुरू होती है और स्पाइन ही एक ऐसा बेस होता है जहां भी पूरे शरीर में नर्व्स और सारी सप्लाईज जाती हैं। तो देखा जाए कि पूरे शरीर का संबंध जो होता है वो नेक से ही होता है। पूरे शरीर के मैसेज नेक के थ्रू ही ब्रेन तक जाते हैं या ब्रेन और बाकी शरीर को जोड़ने के लिए नेक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए ये जो नेक पर जालंधर बंध लगाने से पूरी बॉडी पर असर होता है। फिर नेक रीजन में थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, विशुद्धि चक्र होता है। तो विशुद्धि चक्र पर ऐसा कहा जाता है कि वो जागृत होकर इस बंध को लगाने से विशुद्धि चक्र जागृत होकर और उस पर साधक का नियंत्रण हो जाता है। और चूंकि विशुद्धि चक्र में ऐसा माना गया है कि अमृत का वास होता है, तो व्यक्ति या साधक जो है वो अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जब ये निरंतर 6 माह तक इसका अभ्यास करते हैं तो साधक को ये बंध सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये जितने भी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, T3 T4 THS, ये सारे हार्मोन्स को रेगुलाइज करता है, बैलेंस करता है। और जब ये हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो बॉडी का कैल्शियम भी बैलेंस होता है, तो बोन भी स्ट्रांग होती हैं और शरीर का जितना विकास का कार्य होता है वो मोस्टली थायराइड ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है, उसको कंट्रोल करने वाला थायराइड ग्लैंड है। तो यदि थायराइड ग्लैंड में किसी भी तरह का असंतुलन आ जाए तो बॉडी डेवलपमेंट भी रुक जाता है, जैसे शरीर का बढ़ना,
मोटा होना या बहुत अधिक पतला होना, और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी रेगुलाइज इसी से होता है। और जब ये बंद किया जाता है तो जो विंड पाइप होता है जो गले से लंग्स तक जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, ये भी बंद हो जाता है। इसके कारण लंग्स की कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। अब इसको करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां क्या रखना चाहिए कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको बहुत अधिक हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो ये ना करें। ऐसा कहा जाता है कि इस बंद से बीपी होता है वो कम होता है, लेकिन जब वो साधक बहुत देर तक ब्रेथ को होल्ड करता है तो उसके हार्ट पर प्रेशर आता है और बंद खोलने के बाद उसको घबराहट होने लगती है। तो जो हाई बीपी वाले पेशेंट्स हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में ही करें, अदरवाइज वो उनको हानि भी पहुंचा सकता है। और इसमें एक चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी ये बंद लगाया जाता है और उसके बाद यदि ऐसे घुटन का अनुभव हो या सफोकेशन हो, तो उसी समय इसे इस लॉक को खोल लेना चाहिए। तो इस तरह ये जालंधर बंद बॉडी पर काम करता है। नेक्स्ट आते हैं उड्डयन बंद पर। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उड्डयन बंद जो है वो नेवल और उसके आसपास के सारे रीजन को इफेक्टेड करता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो प्राण वायु होती है या प्राण प्राण होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं, और इसके अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। अब इस बंद को लगाने के लिए विधि क्या है? अगेन वही पद्मासन या सिद्धासन में बैठे हैं। आपका स्पाइन, साधक का स्पाइन पूरा स्ट्रेट हो, दोनों नीज जो हैं वो फ्लोर को टच करें, और इसमें आप देखिए दोनों नीज के ऊपर इस तरह से पाम रखे हुए हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हर बंद में बॉडी का पोस्चर, जो ध्यानात्मक पोस्चर हो, वो यही हो। क्योंकि जब ये नी के ऊपर पाम रख के अपर बॉडी का वेट दोनों हाथों पे रख देते हैं तो बंद लगाने में बहुत सहजता होती है। और फिर से आंखों को बंद करेंगे, पूरी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे इनहेल करेंगे, और फिर जब कंप्लीट इनहेल हो जाता है तो लिप्स को राउंडेड करते हुए कंप्लीट एक्सेल करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम एक्सेल करने की। और फिर उसके बाद अपने पूरी अपर बॉडी का जो वेट है वो दोनों हथेली पर रखेंगे, जो कि आपकी नीज पर रखी हुई हैं। और उसके बाद हल्का सा आपके दोनों शोल्डर ऊपर की ओर उठ जाएंगे, और उसके बाद जो एब्डोमिनल मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नेवल को जितना अंदर लेके जाएंगे, और फिर जितनी देर तक आप इस स्थिति को मैनेज कर सकते हैं उतनी देर तक उसे रोक कर रखेंगे। जितनी देर तक आपको लगता है कि श्वास को आप होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उतनी देर तक आप रोक के रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए जब हमने षठ कर्म पढ़ा था तो उसमें एक अग्निसार क्रिया थी। तो अगर साधक पहले अग्निसार क्रिया करता है तो वो बंध लगाने में अधिक अच्छी तरह से सक्षम होता है। और जब ये बंद लगता है तो जो एब्डोमेन में जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो कि चेस्ट और एब्डोमेन ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स को अलग अलग करती है, तो जब ये नेवल को अंदर करते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाता है और ये लंग्स को प्रेस करता है, जिससे कि लंग्स के डिस्टल पार्ट में जितने भी एयर होते हैं, ब्लड होते हैं, ये सारे जो हैं वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि लंग्स मोस्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 500 सीसी इसकी कैपेसिटी होती है ऑन एवरेज, ये एकदम फिक्स नहीं है। और सब लोग इसे जो लगभग 200 से 300, मतलब एवरेज देखें तो 250 सीसी यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लगभग आधे जो लंग्स होते हैं उनको यूज करते हैं। अब आधा लंग्स जब यूज होगा तो इसका मतलब ये होगा
कि जो डायफ्राम पर जो लंग्स का जो पार्ट रेस्ट करता है वो चूंकि निचला है, तो वो उसका यूज ही नहीं होता है। और जब लंबे समय तक यूज नहीं होता है तो वो डिटॉक्स नहीं होता है। डिटॉक्स ना होने के कारण उसमें प्रॉब्लम या उसमें कोई भी डिजीज जल्दी आ जाती है। तो जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर खींचता है तो ये जो पार्ट जो रेस्टिंग पोजीशन में था इसको भी वो मसाज देता है और इसको डिटॉक्स करता है। फिर इसमें इस बंध में ये ध्यान रखना है कि ये बंध केवल बाह्य कुंभक के साथ मतलब एक्सेल करके ही किया जाता है। इसको इनहेल करके कर पाना संभव ही नहीं होता है। इसकी 3 से 10 साइकिल्स तक किया जा सकता है। और अगर इसके पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज या जैसे अग्निसार क्रिया इस टाइप की कोई चीज हम करते हैं तो ये बंध और अधिक अच्छे से लगता है। इसमें सावधानी क्या रखना चाहिए कि यदि इंटेस्टाइन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड मतलब एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, हार्निया है, हाई बीपी है, हार्ट डिजीज है, ग्लूकोमा है, तो इन सारी चीजों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रोहिबिटेड है। और लेकिन ये जब आफ्टर डिलीवरी यदि नॉर्मल है तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे जो एब्डोमेन का शेप है वो नॉर्मल रहेगा। और इसमें पूरे स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन, इसको करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे कि पाचन तंत्र या पाचन की क्रिया तेज होती है। और इनसे रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं मतलब डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं वो ये एक ऐसा ऐसा अभ्यास है कि ये उन सारी डिजीजेस को क्योर करता है और दूर करता है। महर्षि घेरण्य ने यहाँ तक कहा है कि सभी बंधों में उड्डयन बंध ही सबसे अच्छा माना जाता है। और जब कुंडलिनी यदि जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ रही है तो इसका तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुंडलिनी जब मूलाधार चक्र से ऊपर जागृत होती है और ऊपर की ओर बढ़ती है तो मणिपुर चक्र तक उसका ये प्रोसेस होता है कि वो ऊपर तक बढ़ी, फिर वापस लौट गई, उसका पतन हो गया, फिर उसका ऊर्ध्व गमन हुआ, फिर पतन हो गया। लेकिन एक बार जब मणिपुर चक्र को ये कुंडलिनी शक्ति पार कर जाती है तो वो फिर वापस स्वादिष्ठान या मूलाधार की तरफ नहीं जाती है, मतलब वो मणिपुर से ऊपर ही रहेगी। इसीलिए इस ऐसा बोला गया है कि ये बंध जो है मोक्ष के द्वार को खोलता है, क्योंकि अब चेतना का नीचे पतन नहीं हो सकता है। और इसमें कोशिश करना चाहिए कि 4 या 5 सेकंड से शुरू करके और जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से हमने ये तीनों बंधों को देखा। अब जब इन तीनों बंध को एक साथ लगाते हैं तो वो होता है महाबंध। तो महाबंध जब लगाते हैं तो उसमें एक एक करके तीनों बंधों को लगाते हैं और ऐसा माना गया है कि ये जो महाबंध है ये सभी में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें तीनों बंधों का इफेक्ट मिलता है। और ये जरा मरण मतलब बुढ़ापे और मृत्यु का नाशक है। और जो तीनों बंधों की जो भी लाभ हैं वो इसमें मिलते हैं। इसको लगाने का तरीका क्या है? वही है कि सबसे पहले सिद्धासन में बैठे, दोनों हाथ घुटने पे हों, कंधे थोड़े ऊपर उठे हुए, आंखें बंद, अपर बॉडी का पूरा वेट दोनों कंधे पर। अब चूंकि इसमें उड्डयन बंद भी लगाते हैं और उड्डयन बंद श्वास अंदर लेते हुए लगा पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए इसकी प्रोसीजर क्या होती है कि सबसे पहले गहरी लंबी सांस लें, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ दें। और जब पेट और छाती पूरी तरह से खाली हो जाए तो जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद ये तीनों लगाएं। और उसके बाद बाह्य कुंभक के साथ जितनी देर तक श्वास को बाहर बाहर रोक के रखते हैं
उतनी देर तक रोक के रखें, और जब इसको खोलें तो फिर खोलने के बाद इनहेल करें या श्वास लें। अब शुरू में ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन जब लगातार इसे करते जाते हैं तो ये सहज होता जाता है। जैसे जैसे मसल्स पर कंट्रोल आप साधक का बढ़ेगा, वैसे वैसे ये आसान होता जाता है। और इसके 9 चक्र तक अभ्यास किए जा सकते हैं। इसमें सावधानियां क्या क्या रखना है, इसमें सारी सावधानियां वही रखनी है जो हमने अलग अलग चक्र बंधों में पढ़ी थी। हार्निया, हाई बीपी, लो बीपी, या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, तो उन सबको इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और ये महाबंध का एक और जो प्रमुख लाभ बताया गया है कि जिन्हें क्रोध बहुत आता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से ये हमने तीनों बंधों का यहाँ पर देखा कि कैसे होते हैं और किस तरह से इनको किया जाता है। मुद्राएं हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रत्याहार पर। ठीक है, तो प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने आप को बाहरी जगत से विड्रॉ करके और इंटरनल या अंतः जगत की ओर पर मोड़ लेना या उससे जोड़ लेना। मतलब जो मानव मन बहुत चंचल होता है, उसे उसकी चंचलता को वश में करते हुए उसे अपने अंदर की तरफ मोड़ लें। और प्रत्याहार के बारे में कहा जाता है कि प्रत्याहार जिसे सिद्ध हो जाता है तो उस साधक का जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उन पर कंट्रोल आ जाता है। तो प्रत्याहार को मेन कहा गया कि जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, देखना, बोलना, सूंघना, स्वाद यहाँ पर होता है, सॉरी, सूंघना और सुनना। तो ये जो पांचों सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमेशा बाहर की तरफ डाइवर्ट होते हैं, कि हम हमेशा बाहर की चीजों के स्पर्श को ज्यादा फील करते हैं, ज्यादातर बाहर की चीजें को देखते हैं। स्वाद हमेशा जो बाहरी चीजों से हमें मिलता है उससे लेते हैं, स्मेल भी वही लेते हैं और ध्वनिया भी वही लेते हैं। तो इन पांचों सेंस ऑर्गन को जो कि बाहर की तरफ डाइवर्ट्स हैं उनको अंदर की तरफ डाइवर्ट करना। आपके अंदर जो जो ऑर्गन है उनको सेंस करना, फिर आज्ञा चक्र पर जो चीजें हैं उन्हें देखना, आपके अंदर आपके जैसे सलाइवा और भी जो भी सिक्रेशन होते हैं उनके टेस्ट को फील करना, स्मेल अंदर की लेना, अंदर की ध्वनियों को सुनना। तो इस तरह से जो बाह्य जगत से पांचों सेंस ऑर्गन को डिटैच करते हुए इनर वर्ल्ड से जोड़ना ही प्रत्याहार होता है। अब प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि प्राणायाम तक आते आते जो साधक होता है वो अपने चंचल मन को वश में कर लेता है। अब यहाँ से उसको धारणा की ओर अग्रसर होना है कि मन को वश में तो कर लिया है, लेकिन अब उसको एक डायरेक्शन, एक दिशा में आगे बढ़ाना है। तो प्रत्याहार प्राणायाम और धारणा के बीच की प्रोसेस है, जिसमें साधक अपने मन को निरुद्ध करके और तैयार करता है धारणा की ओर बढ़ाने के लिए। सारे सेंस ऑर्गन्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और अंतः साधना के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इसीलिए जो बाह्य साधना का सबसे अंतिम अभ्यास होता है वो प्रत्याहार होता है, और उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो अंतरंग साधना होती है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है, यहाँ पर जो महर्षि घेरण्य हैं उन्होंने पंच धारणा
ये जो पंच महाभूत होते हैं या पंच तत्व होते हैं, इनके अनुसार पंच धारणा को बताया गया है। तो पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इन्हीं का जो सूक्ष्म तत्व होता है, ये 5 तत्व होते हैं, और इन्हीं का जो सूक्ष्म तत्व होता है वो पंच महाभूत होते हैं। तो इन पांचों पर विजय पाना, इनकी शक्तियों को विकास करना, ये सब इस धारणा के अंतर्गत आता है। और ये 5 धारणाएं कौन कौन सी हैं? पार्थिव धारणा, आभासी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवी धारणा और आकाशीय धारणा। तो जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पार्थिव धारणा किससे रिलेटेड रहेगी? पृथ्वी से, है ना। आभासी आकाश, आग्नेय अग्नि से, वायवी वायु और आकाशी आकाश से, सॉरी आभासी जल से रहेगी, है ना। तो सेकंड वाली है वो जल तत्व से रिलेटेड है। अब हम एक एक को देखते हैं। पृथ्वी धारणा। तो पृथ्वी जो धारणा होती है, इसमें धारणा में एक कलर को भी विजुअलाइज किया जाता है आज्ञा चक्र पर। तो इसका जो कलर माना जाता है वो एक हरिताल, एक हर्ब होता है, उसका जैसे पीला रंग होता है, जो कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। इस पीले रंग को विजुअलाइज किया जाता है। और इसमें जो बीज अक्षर है वो लम माना जाता है। और इसको ध्यान कैसे करना है? इसको ध्यान करते हुए वायु को 5 घड़ी, 5 घड़ी का मतलब होता है 2 घंटा, 1 घड़ी 24 मिनट, 5 घड़ी 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे तक आकर्षित करके कुंभक करना चाहिए। और जब ये धारणा किसी भी साधक को सिद्ध हो जाती है, तो वो पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है और वो मृत्युंजयी होकर, सिद्ध होकर पूरी पृथ्वी पर विचर करता है। मतलब पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी तत्व हैं वो उसे हानिकारक या हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब इसमें जो हरताल बोला है, इसको गंधक और संखिया से बना हुआ ये एक रसायन होता है, जिसको हरिताल या हरताल बोलते हैं। ये पीला होता है और इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो मोस्टली वर्गाकार उसमें मिलते हैं। अब यहाँ हम देखें तो लम जो है वो मूलाधार चक्र का भी बीज मंत्र है। और मूलाधार चक्र का तत्व क्या है? पृथ्वी। तो जब ये धारणा करते हैं तो इस धारणा के अभ्यास में मूलाधार जो चक्र है वो भी जागृत होता है और उस पर साधक का कंट्रोल होता है या उस पर नियंत्रण कर सकता है। इसका साधक 2 घंटे तक अभ्यास कर सकता है। और जब ये अभ्यास करता है तो उसकी लय पर, जैसे आप जो इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं या ब्रीदिंग को रोक रहे हैं, तो उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो एक लयबद्ध तरीके से हो। और उसी तरह से पूरे अगर 2 घंटे तक कर रहे हैं तो 2 घंटे तक वो श्वास लयबद्ध तरीके से ही चले। अब चूंकि इसमें ब्रीदिंग पर ही ध्यान रखते हैं तो इसके पहले प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साधक प्राणायाम जो है वो चौथा अंग है और साधक उस समय तक प्राणायाम को सिद्ध कर चुका होता है। लेकिन यदि उसे प्राणायाम सिद्ध नहीं होता है तो फिर ये धारणा सिद्ध करने में साधक को मुश्किल भी आ सकती है। अब इसमें सावधानी क्या रखना है कि ये बहुत जबरदस्ती नहीं करना चाहिए और किसी गुरु के ही निर्देशन में इसे करना चाहिए। इसकी सिद्धि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम सेकंड पे आते हैं। ये है आभासी धारणा। आभासी धारणा जल तत्व के लिए होती है और इसमें जो इसका कलर होता है वो जैसे एक शंख या चंद्रमा का होता है, शुभ्र वर्ण होता है, वैसा कलर होता है। इसका जो मंत्र है वो वम होता है और इसमें भी 5 घड़ी तक वायु को अंदर खींचकर कुंभक लगाने की विधि बताई गई है। और जब ये धारणा सिद्ध हो जाती है तो उस साधक के सभी दुख, ताप और पाप नष्ट होते हैं। मतलब उसके अंदर जो गर्मी होती है या जो आंतरिक उत्तेजना होती है वो समाप्त हो जाती है। और ऐसा इसमें कहा गया है
इसकी इसका ये जल तत्व है और इसका बीज मंत्र क्या है, वम है। तो ये दोनों चीजें स्वादिष्ठान चक्र की हैं। और जब ये धारणा साधक करता है तो उसका स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जागृत होता है। और स्वादिष्ठान चक्र जो है वो मानव के अवचेतन अवस्था का प्रतीक है। उसे ऐसा माना जाता है कि एक बहुत विशाल गहरा सागर है जिसकी कोई था नहीं ले पाया है। और ऊपर रात्रि का आकाश है जहां पर प्रकाश या विवेक या चेतना की कोई भी किरण नहीं है। और ऐसे गहरे सागर के ऊपर जो रात्रि का आकाश है उसमें जो एक छोटा सा चंद्रमा है, उस चंद्रमा को मन शक्ति का प्रतीक माना गया है। और ये मनुष्य की अचेतन अवस्था है। और जब इसमें वम मंत्र अंकित है और दोनों को ये साधक जब 5 घड़ी तक इसका अभ्यास करता है तो उसके जो अचेतन मन में कर्म होते हैं, उसका जो कर्म क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे प्रबल होके और समाप्त हो जाते हैं। और उस पर साधक का संयम हो जाता है। अब ये धारणा करने के पहले बहुत आवश्यक है कि साधक की चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाए, मतलब उसका वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाए। क्योंकि ये अचेतन मन है और यही है कि जो साधक के अचेतन को अवचेतन की तरफ ले जाता है और अवचेतन से फिर तो मन पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए और उसकी वृत्तियों पर साधक का अपना नियंत्रण होना चाहिए। तो इस तरह से जब ये धारणा साधक करता है तो धीरे धीरे उसका मन बुद्धि और चित्त पर नियंत्रण प्राप्त होता है और वो संयम प्राप्त कर लेता है और उसके जो कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और संस्कार शेष बचते हैं। और ये जो धारणा है, इस धारणा पर जिस साधक का सिद्धि हो जाती है तो उसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस साधक को ये धारणा सिद्ध है वो गहरे जल में डूबने से उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। अब आते हैं थर्ड पर, आग्नेयी धारणा। आग्नेयी धारणा तीसरी धारणा है और जैसा कि इसका नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व ही नाभि में जो मणिपुर चक्र होता है उसका माना जाता है। इसका मंत्र रम है। और इसमें जैसे जुगनू, अंधेरे में जुगनू चमकते हैं ना, वैसा इसमें रक्त वर्ण ध्यान में किया जाता है। इसे भी 5 घड़ी किया जाता है। इसकी भी विधि जैसे कि हमने पहले बताई थी बिल्कुल वैसी ही है। और जब किसी भी साधक को ये आग्नेय धारणा की सिद्धि हो जाती है तो उसे अग्नि और काल का भय नहीं होता है। इसका मतलब है कि साधक का जो अग्नि है उसके शरीर को नहीं जला पाती है और अग्नि से उस साधक की मृत्यु कभी भी नहीं होती है। इसके चूंकि ये अग्नि तत्व है और इसके देवता सूर्य माने जाते हैं। कई बार इसमें जो एक आप लोगों ने वर्णन सुना होगा, योग अग्नि, वो योग अग्नि इसी चक्र से प्रतीत होती है। जैसे एक जो सती का वर्णन मिलता है पुराणों में तो उसमें 2 तरह से मिलता है। एक तरह से तो मिलता है कि उन्होंने यज्ञ कुंड में ही अ, अपने आप को अ, छलांग लगा के और अपने आप को समाप्त कर लिया। दूसरा वर्णन ये मिलता है कि उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को या अपने शरीर को जला दिया। तो ये जो योग अग्नि होती है तो ये इसी चक्र या इसी धारणा से साधक का कंट्रोल होता है और वो अपने टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है कि जहां पर भी साधारणतः अभी कई जगह ऐसे केस देखे गए हैं कि अगर किसी कमरे में कोई है और थोड़ी देर बाद आए तो उस कमरे में जलने की स्मेल तो आती है, लेकिन जहां वो व्यक्ति बैठा था वहां सिर्फ थोड़ी सी राख दिखती है, बाकी कोई भी चीज उस अग्नि से प्रभावित नहीं होती है।
तो ये चूंकि अग्नि है और ये बहुत प्रचंड होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि इस स्थान पर जो साधक है वो दोनों तरफ उसकी चेतना विचरण कर सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर वो नियंत्रण कर लेता है उस ऊर्जा को और पॉजिटिव जाता है, तो उसकी चेतना और आगे बढ़ते हुए सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करती हैं। लेकिन यदि वो अनियंत्रित हो जाती है, साधक उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति स्वयं के लिए भस्मासुर हो जाता है, मतलब वही अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। नेक्स्ट है वायवीय धारणा। इसका मतलब इसका तत्व होता है वायु, और इसमें वायु का रंग अंजन या धुएं के समान हल्का काला होता है। इसका बीज अक्षर यम है, और इसकी स्थिति वही है कि 5 घड़ी तक इसकी इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास जब किसी साधक को सिद्ध होता है तो उसको आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वायु से उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है। ये सिद्धि साधक को आकाश में उड़ने की सामर्थ्य पैदा करती है, और जरा मतलब बुढ़ापे से भी उसको, बुढ़ापा आने से उसको रोकती है। अब चूंकि अनाहत चक्र जो है वहां वो वायु, उसका तत्व वायु है और उसका बीज मंत्र भी रम है, तो सॉरी यम है। तो ये जो, और अगर आप देखें तो अनाहत चक्र पर ही लंग्स होते हैं जहां पर वायु तत्व प्रबल होती है, और यहीं पर जितनी भी भावनाएं होती हैं, प्रेम, करुणा, द्वेष, क्रोध, इन सब का भी जो उत्पत्ति होती है वो अनाहत चक्र से मानी जाती है। और अब यहाँ मानव की जो चेतना है वो अवचेतन में आ जाती है। अभी तक वो अचेतन में थी, अब अवचेतन में आ जाती है, और भावनाओं पर नियंत्रण करना, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो यही इसी धारणा से साधक नियंत्रण करना सीखता है। और जैसे ही अनाहत चक्र जागृत होता है, तो जो साधक की भावनाएं होती हैं वो मैत्री, करुणा, मुदिता इस साइड अग्रसर हो जाती हैं। यदि साधक के भीतर कोई भी दूषित भाव हो या अंश भर भी नकारात्मकता हो, तो ये अनाहत चक्र जागृत होना संभव नहीं होता है। और इसमें जो लाभ है वो ये कहा गया है कि एक तो साधक को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है, वायु से उत्पन्न परिस्थितियों से कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वायु तत्व पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। वृद्ध अवस्था को वो साधक प्राप्त नहीं करता। अगली है आकाशी धारणा। इसकी जैसे नाम से ही है कि इसका आकाश तत्व है, और ये समुद्र के नीले शुद्ध जल के समान इसका रंग होता है। सेम इसमें भी 5 घड़ी का कुंभक का है। इसको नभोधर मुद्रा जो होती है, नभोधारणा मुद्रा, इसके लिए एक प्रमुख अभ्यास है। और ऐसा कहा गया है कि आकाशीय धारणा साधक को मोक्ष का द्वार खोल देती है, और वह मरण को प्राप्त नहीं होता है, उसे प्रलय तक का भी दुख नहीं होता है। यहाँ पर उसकी चेतना जो है वो शुद्ध अवस्था में आ जाती है, क्योंकि नीचे के जो 4 चक्र हैं वहां से ऊपर आते आते सारी अशुद्ध भावनाएं, अशुद्ध अवस्थाएं, अनियंत्रित ऊर्जा, भय, असुरक्षा, ये सारी चीजें जो हैं वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे अभी इसके पहले मैं पढ़ा था कि यदि किसी भी तरह के मन में नेगेटिविटी या अशुद्ध भावना हो, तो जो अनाहत चक्र है वो जागृत नहीं हो सकता है। तो चूंकि वहां तक सब नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सिर्फ शुद्ध चेतना होती है और निर्मलता होती है। और विशुद्धि चक्र तक पहुंच के साधक अंतःकरण की सभी सीमाओं को पार कर चुका होता है, और ये मोक्ष के द्वार उस साधक के लिए खुल जाता है, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में होता है।